नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का टॉपिक, जो कि एक्चुअली में थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। बट मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं इसको, ताकि क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रिवीजन है वो जल्दी हो पाए, ठीक है, कम टाइम पे। मैं चीज़ समझता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर ले, ठीक है ना। और इसमें एक बात याद रखना कि जो सर्कुलेशन वाला पार्ट था, हार्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है ना। और तो शायद किडनी वाली वीडियो बना रखी है, किडनी भी देख लेना अच्छे से। यहाँ पर वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो उनको जीवित रहने के लिए, ठीक है ना, उनके अंदर प्रोसेसेस चलते रहते हैं। मतलब खाना उनको खाना पड़ेगा, उनको सांस लेनी पड़ेंगी। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, जो असेल्युलर मतलब कि एक सेल के बने होते हैं, ठीक है ना, या फिर मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना, सब में ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब उनके अलग अलग नाम दे दिए इन लोगों ने। सपोज खाना खाने को बोल देते हैं डाइजेशन, ठीक है ना, उसका यूटिलाइज को डाइजेशन बोल देते हैं। जब वो खाना बन गया, उसको हमारे बाकी सेल्स तक पहुंचाने के लिए या दूसरे चीज़ों में मतलब पहुंचाने के लिए उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। उस तरह सांस लेने को ब्रीदिंग बोल दिया, उसके यूटिलाइजेशन को बोल दिया रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन कर दिया रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते थे हमारे पास, जो एक सेल की, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते थे कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, वहीं से ये लोग डिफ्यूजन कर लेते थे। तो जो भी अपने को ऑक्सीजन चाहिए होगा, या फिर उनको एयर चाहिए होगी, या फिर हमको खाना चाहिए होगा, तो अपने क्या बोलते हैं यहीं से ले लेंगे अपना सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू। और जब उनको वेस्ट जो बनेगा उसको निकालना होता था, तो वो लोग वहीं से डिफ्यूजन के थ्रू निकाल देते थे। बट जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी में कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनते गए, ठीक है ना, तो टिश्यू इकट्ठा हुए, सेल इकट्ठा हुए तो टिश्यू बने, टिश्यू इकट्ठा हुए तो ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स इकट्ठा हुए तो ऑर्गन सिस्टम बना। तो उन्होंने अपने काम को क्या किया, बांट लिया आपस में, ठीक है ना। डाइजेशन अलग ऑर्गन करेगा, हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो अलग ऑर्गन करेगा, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, डाइजेशन के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब वगैरह है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेंगे। तो ये सब काम आपस में बांट लिए। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेस के बारे में। चलो ये हो गया हमारे इंट्रो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है कि हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है ना, हमको जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी का सोर्स होता है फूड, ठीक है ना। फूड जो हम लोग लेंगे उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और फूड क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि उसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये सब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं हमारे अंदर एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब एटीपी, सीधी सी बात है, किसी भी सेल में एनर्जी जो होता है उसकी करेंसी बोलते हैं एटीपी, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं हमको पैसे चाहिए, हम नौकरी क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना। पैसे क्या है, करेंसी है, ठीक है ना। अब तुम कागज थोड़ा ना खाओगे जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो जरूरत है। उस तरह हमारा जो एटीपी होगा वो जब बन जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब जब जरूरत होगी जिस सेल की, सपोज किसी सेल में हमारे पास डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर, और कहीं पर उसको रिपेयर जरूरत है, सेल को रिपेयर करना है, तो उसमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा एटीपी। एटीपी ब्रेक डाउन होगा, एटीपी में 3 बॉन्ड होते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, हमने सुन भी रखा होगा। तो जब बॉन्ड टूटता है ना दोस्तों, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये बात याद रखना, मैंने केमिस्ट्री में बताई थी, ठीक है ना, देख लेना कि जब भी बॉन्ड टूटेगा और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें 3 बॉन्ड है, ठीक है ना। 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। डाइफॉस्फेट होगा तो उसको तोड़ने के लिए और मतलब उससे कम एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। वो बहुत पुरानी कहानी सुन रखी कि एक लकड़ी तोड़ोगे तो मतलब उसमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर 3 लकड़ियाँ तोड़ोगे उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। तो अपना अगला टॉपिक आता है कौन सा? हाँ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं? 2 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं आपके लेवल पर, ठीक है। एक तो होगा ऑटोट्रॉफिक, एक होगा क्या, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक से नाम से मालूम पड़ रहा है क्या, जो खुद ही अपना खाना बनाए। जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। और जो नालायक होते हैं हमारे जैसे, ठीक है ना, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कराते हैं, जो दूसरों को खाएंगे प्लांट्स को। प्लांट्स बहुत जरूरी है, हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लांट्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्लांट्स रहेंगे, वो जो इकोसिस्टम में बेसिक जहाँ से खाना हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। अब जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है ना, वो कहेगा कि मैं तो प्लांट्स खाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं जिंदा रह पाएगा। सपोज एक शेर है हमारे पास, शेर कहता है कि मैं तो प्लांट्स खाता ही नहीं हूँ, मुझे क्या जरूरत है प्लांट्स की। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेर खाएगा किसको? सपोज शेर खा रहा है हिरण को, हिरण तो डिपेंड कर रही है ना हमारे पास घास के ऊपर। तो इसलिए हर कोई प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये समझ लेना बात आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास पहला तो हो गया ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हो गया हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं।
न्यूट्रिशन, ठीक है ना। एक तो होता है हमारे पास होलोजोइक, एक होता है हमारे पास पैरासाइटिक, और एक होता है सेप्रोट्रोफिक। पहला डिटेल में बताते हैं सेप्रोट्रोफिक क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, सेप्रोट्रोफ में क्या होता है कि जैसे खाना बाहर पड़ा है तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पहले उसमें डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करेगा, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, फिर उसको खाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे पास दूसरी हमारे पास होलोजोइक आता है, होलोजोइक में क्या होता है, जैसे हम लोग पूरा पूरा एक खाना खाएंगे, उसको उसका ब्रेक डाउन करेंगे, हमारे अंदर डाइजेस्टिव जो जूस होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होंगे, ठीक है। तो वो खाने को हमारे अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, ना कि बाहर, ठीक है। उसमें उल्टा हो रहा होता है ना। तो सेप्रोट्रोफ और ये सेप्रोट्रोफिक और होलोजोइक में तुम डिफरेंस समझ गया, ठीक है। और एक तीसरा है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है कि अपने एक होस्ट के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा। वो जिंदा रहेगा तो ये भी जिंदा रहेगा, वरना ये भी मर जाएगा, ठीक है ना। वो खाना लाएगा, जो खाएगा उससे ये लोग अपने उस पर डिपेंड रहेंगे। पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक एक्टो होता है, एक एंडो होते हैं। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर होते हैं, और एंडो जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। जो लोग जैसे जानवर होते हैं जो नहीं नहाते, उन पर देखो टिक्स लग जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। और वो भी क्या करते हैं, हमारे उनके जो सर से क्या करते हैं, मतलब उनकी स्किन से न्यूट्रिशन खींचते हैं और उस तरह वो लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफ क्या करता है ना दोस्तों, कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या करते हैं वो लोग, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, CO2 हमारे पास इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। CO2 लेंगे, प्लांट है हमारे पास, ऑटोट्रोफिक किस में होती है, प्लांट्स में होती है, सीधी बात है। उसी में पढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल लेके। तो जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट्स में क्या करेंगे लोग, CO2 ले लेंगे। CO2 किससे लेंगे, स्टोमेटा होगा इनके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है ना। स्टोमेटा से इन्होंने CO2 ले लिया, पानी कहाँ से ले लिया, रूट्स के थ्रू, ठीक है, पानी ले लिया, CO2 और वाटर मिल गया। अब ये लोग धूप में प्रेजेंट होंगे, जो सनलाइट आएगी उससे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में और वाटर में। ये हमारी होगी फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल हमारे पास इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट थे, जैसे वाटर था, हमारे पास CO2 था, इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, ठीक है ना। अब ये ग्लूकोज का जहाँ जहाँ उनको एनर्जी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ये लोग यूटिलाइज करेंगे खुद की बॉडी के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर। उसको बोल देंगे रेस्पिरेशन, वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और ये ग्लूकोज के लिए तो हम लोग भी मर रहे हैं कि हमको ग्लूकोज चाहिए भाई, तो ग्लूकोज हम लोग प्लांट से लेंगे, ठीक है ना, हमको फूड के थ्रू। चलिए, तो ये यहाँ हो गया हमारे पास ये वाला टॉपिक। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, हाँ बस यही रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस समझ लिया कि सनलाइट चाहिए हमको, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, पढ़ रखी, बहुत सीधी सी बात है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्ते हैं, पत्ते के अंदर होंगे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेली होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। उनके अंदर फोटो सिस्टम्स होते हैं, तुम अगली क्लास में पढ़ोगे। मैं शायद इसमें वीडियो डालूंगा अभी कुछ दिनों में, अगर देखोगे तुम लोग देख लेना, जो हायर क्लासेस के लिए भी है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए, अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है क्या, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा समझाई दिया तुमने। फंक्शन स्टोमेटा क्या होता है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए और कभी कभार पानी के एक्सचेंज के लिए भी। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि इसका फंक्शनिंग कैसे करता है, कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे डिसाइड करेंगे, टर्जिडिटी ऑफ सेल। अब बोलो टर्जिडिटी क्या होती है, जब कोई सेल के अंदर पानी घुस जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टर्जिड सेल, ठीक है ना, वो फूल जाएगा, इसको फूलने को बोलते हैं टर्जिड। अब जब पानी निकल जाएगा, सिकुड़ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे फ्लैसिड, ठीक है ना। तो जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो उनका स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। जब पानी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पानी वैसे ही कम है, कैसे मतलब लॉस कर सकते हैं, और पानी जब ज़्यादा हो जाएगा तो फूल जाएंगे, तब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, तो पानी भी निकलेगा कभी कभार, और यहाँ पर CO2 को भी अंदर लेते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रख लें। और इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ट्रांसपोर्ट, इसमें भी टॉपिक है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो वो टॉपिक मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों जाके वीडियो देख लेना, एक हार्ट वाली भी और एक हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में भी, ठीक है ना। चलो, पढ़ लिया। अब बताओ कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होती है वो कैसी होती है, होलोजोइक होगी कि सेप्रोट्रोफिक। तो आंसर होगा इसका होलोजोइक। वो क्या करते हैं कि स्यूडोपोडिया बना लेते हैं, ठीक है ना। अमीबा हमारे पास है, अमीबा क्या करेगा, अपने पास में जो फूड पार्टिकल होगा या फिर ऑर्गेनिज्म होगा दूसरा जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके आसपास में बनाएगा क्या, एक स्यूडोपोडिया, और वो धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे और एनगल्फ कर लेंगे, और उसको यूज करेगा फूड के थ्रू, और जब जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से निकाल देगा, समझ गए। तो ये हमारे पास होलोजोइक का एग्जाम्पल है एक तरह से अमीबा के अंदर, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डाइजेस्ट। अब ये तो हो गया हमारे पास जो एक सेल का ओरिजिन, अमीबा के अंदर जो डाइजेशन हुई है वो ऐसे हुई। अब हम देखते हैं हमारे अंदर कैसे होते हैं, इंसानों के अंदर कैसे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे पास होता है क्या, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस, जो वो जूस का हेल्प करेंगे खाने का। डाइजेशन का मतलब साफ साफ इतना होता है कि भैया कॉम्प्लेक्स फूड है हमारे पास, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में हमको तोड़ना पड़ेगा, ताकि उसमें से हम लोग जो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग अपने अंदर ले पाएँ, ठीक है। बस इतना मतलब ये मोटा मोटा समझ लो तुम लोग। तो इसके हेल्प के लिए हमारे पास क्या होंगी, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे जो सिक्रेट करेंगे क्या, एलिमेंट्री की हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करेंगे, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे एक्सेसरी ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कैनाल समझ में आ गया। कैनाल क्या होता है, पाइप टाइप, जो मतलब जिससे पानी निकलता है, जिसके अंदर हमारे नालियों में देखा होगा, उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी कैनाल सिस्टम की तरह एक पूरी मोटी सी पाइप है, हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और हमारे ईसोफेगस के बाद स्टमक, ठीक है ना, स्टमक, और फिर उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनल ओपनिंग के थ्रू हमारे नीचे से वो एंड होती है, ठीक है ना। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि चलो हमारे सबसे पहले जब हम खाना खाएंगे तो हमारे बक्कल कैविटी, जो हमारा मुंह होगा, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है। तो देखो बक्कल कैविटी में हमारे पास दांत है। दांत क्या करते हैं, चर्निंग ऑफ फूड, ठीक है ना, उसको तोड़ेंगे और छोटे, मतलब खाने को, जैसे रोटी खाई हम लोगों ने, रोटी को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे। और हमारी जो टंग होगी, ठीक है ना, टंग के नीचे होती है सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है, सलाइवा सिक्रेट करेंगे, सलाइवा सिक्रेट करेंगे, म्यूकस सिक्रेट करेंगे। म्यूकस सिक्रेट करेंगे मतलब क्या, लुब्रिकेशन मिल जाएगा उसको। लुब्रिकेशन होता है कि जैसे उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो इजीली हमारे पूरी बॉडी में वो ट्रेवल कर सकता है खाना बाद में, और अच्छे से उसको और तोड़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। टंग का काम हो गया टेस्ट, भाई खाना अच्छा है कि ख़राब है। टंग का काम बहुत, नोज़ का भी काम होता है स्मेल का, कोई खाना ख़राब तो नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं है, ये हमारे अंदर बताने के लिए हमें होता है। जब टेस्ट करेंगे, अगर खाना अच्छा नहीं लगा हम लोग नहीं खाएंगे। हमको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा पुराना है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फाउल स्मेल आ रही है, ठीक है, हमको नहीं खाना चाहिए, बीमार हो जाएंगे, तो हम वो नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो सेंस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे वहाँ से खाना आ गया ईसोफेगस में, ठीक है ना, उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है ना, जो हमारे माउथ में जो खाना होता है उसको। फिर हमारा जो बोलस है या फिर खाना बोले, उसको ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में होता है हमारे पास क्या, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, जो खाने को हमारे स्टमक लेके आती है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ से खाना आया स्टमक से, ठीक है ना। अब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी होती है एक चीज़, ठीक है। तुमने सोचो जब उल्टी करते हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना हमारे तुरंत ऊपर आता है, ठीक है। जब उल्टी करने का मन होता है, तो जब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो भी हमारे पास पेरिस्टाल्सिस का एग्जाम्पल है। तो बहुत तेज़ी से काम करती है मसल्स, याद रखना वो। वहाँ से आगे हमारे स्टमक के अंदर खाना, स्टमक में हमारे होता है डाइजेस्टिव जूसेस और HCl होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका pH होता है 100 से लेकर 1.2 या 1.5 करीब होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर उस एसिड को मैं यहाँ निकाल दूँ, उसमें ब्लेड रख दूंगा तो ब्लेड डिजोल्व हो जाएगा थोड़ी देर में। तुम्हारा हाथ जो डाल दूँ मैं, तो हाथ क्या होगा, वो भी खाली हड्डियाँ नजर आएंगे, तुम्हारे हाथ नजर नहीं आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बोलोगे कि भैया वहाँ पर जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर, तो हमारा पेट फट क्यों नहीं जाता, इसलिए क्योंकि हमारी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो सिक्रेट करती है म्यूकस, ठीक है ना। म्यूकस क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेती है हमारे स्टमक के अराउंड, ठीक है ना। तो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक के गलने के, या फिर कहूँ के उसको डैमेज होने से बचाता है उसको, HCl से, समझ गए। अब वहाँ से हमारा जो फूड है वो ट्रेवल करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने तक पहले हमारे पास दो जूसेस निकलेंगे, एक लीवर निकले, जूस देगा डाइजेस्टिव जूस, और हमारे देंगे क्या, पेनक्रियास। लीवर जो देगा, लीवर यहाँ होता है, लीवर क्या देगा उनको, बाइल प्रोड्यूस करेगा। बाइल क्या करेगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट का ब्रेकडाउन करेंगे। फैट ब्रेकडाउन किसमें होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो यहीं पर होगा, ठीक है ना। एक चीज़ बताना भूल गया था, स्टमक में एक और चीज़ निकलती है, पेप्सिन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, पेप्सी, ठीक है ना, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए। प्रोटीन को तोड़ने का काम भी यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रोटीन का भी अल्टीमेट फिट क्या होता है, अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा प्रोटीन, यहाँ पर पेप्टोन में कन्वर्ट होंगे। पेप्टोन को बाद में यहाँ पर अमीनो एसिड में कहाँ कन्वर्ट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना, उसमें भी डुओडेनम वाला पार्ट। तो लीवर हमारा सिक्रेट कर रहा है बाइल, पेनक्रियास करेंगे अपने अपने एंजाइम। पेनक्रियास के मेन एंजाइम होता है लाइपेज होगा, और एक होगा हमारा, लाइपेज भी क्या करेगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सॉरी, ठीक है। और उसमें भी एक और निकलता है ट्रिप्सिन, जो वहाँ से पेप्टोन्स निकले थे उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे हमारा ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है ना।
तो याद रखना कि हमारे पेनक्रियाज दो मेन एंजाइम पेनक्रियाज के कौन से होंगे, एक तो लाइपेज होगा, एक हमारा ट्रिप्सिन होगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया हमारे पार्ट। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ड्यूओडेनम मैक्सिमम डाइजेशन होती है, मैक्सिमम डाइजेशन डुओडेनम में होती है। अब 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है फूड, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो खाने के साथ वाटर है ना, वो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन वहाँ से हो जाता है, और जो खाना बचा कुचा होता है, ठीक है ना, जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हमारे रेक्टम में उनको भेज देंगे, और जब खाना हद से ज़्यादा हो जाएगा तो आप जाओगे पॉटी करने और वो खाना निकाल दोगे, सीधी सी बात है। और हमारा अगला टॉपिक आता है, ये तो हमारा सिस्टम है। डिटेल में पढ़ना है किसी को तो मैं वीडियो डालूंगा ज़रूर अगले हफ्ते शायद। तो जो 11th क्लास में तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें बहुत डिटेल में मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर पढ़ना हो तो प्लीज़ पढ़ लेना 10th वाले बच्चों। अगला टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब जैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या, ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन मतलब जो ब्रीदिंग होता है वो सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ये होगा ब्रीदिंग। अब जो रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्या करते हैं उसमें, जो ग्लूकोज हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो तोड़ेंगे तो ग्लूकोज ही बनेगा, जो स्टोर होगा हमारे सेल्स के अंदर। तो जो हमको एनर्जी चाहिए होगी तो ग्लूकोज एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज को क्या करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़ क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड, ठीक है ना। पायरुविक एसिड और ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब तोड़ना। तो ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस है। और ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है ना भाई, यूनिवर्सल प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन होगी, एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, दोनों प्रोसेस में होगा। तुम आगे अच्छे से पढ़ोगे चीज़, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, और एरोबिक में ऑक्सीजन होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन जिसमें सपोज हमारा एरोबिक है, तो इसमें अगर ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑब्वियस बात, इसीलिए तो एरोबिक बोल रहे हैं उसको। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करेंगे पायरुविक एसिड में, तो जो पायरुविक एसिड है ना उसको हम फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे इसमें CO2 प्लस वाटर। CO2 बाहर निकाल लेंगे, वाटर हमारे यूरिनेशन से निकल सकता है, उससे मतलब आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है दोस्तों, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। मेन रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है, हमारे पास एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है ना। तो जो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलेगी वो करीब 38 ATP की एनर्जी मिलेगी, 38 ATP की, ठीक है ना। और वहीं जब एनारोबिक होगा तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास 2 ATP मिल सकती है, ठीक है ना। उसमें भी क्या, 2 एनारोबिक के भी 2 चांसेस होते हैं, एक तो ईस्ट सेल करती है, एक हमारे मसल्स के अंदर होते हैं। ईस्ट सेल जब करेगी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या करेंगे लोग, CO2 प्लस इथेनॉल बनाएंगे, ठीक है। इथेनॉल दारू, जो हमारे दारू बनती है, ठीक है ना, वो इसी प्रोसेस से बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। ईस्ट सेल से, जो ईस्ट सेल होते हैं उनमें क्या कराएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे, और उनसे हम लोग अल्कोहल प्रोड्यूस कराएंगे, और वही हम लोग यहाँ पर जो मार्केट में अवेलेबल है वो अल्कोहल वैसी बनती है, ठीक है। और जो दूसरी तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारे पास, जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल्स के, जब हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं, किस दिन बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, उसमें हमारे जो बॉडी पेन कर रही होती है, पैर पेन कर रहे होते हैं, दर्द कर रहे होते हैं, वो उसी वजह से दर्द करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर समझ लेना, रेस्पिरेशन समझ में आ गया तुम लोगों को मुश्किल से। और अब रेस्पिरेशन हो गया तो हमारे पास क्या बोलते हैं, हाँ, उस रेस्पिरेशन में भी एक पार्ट था ब्रीदिंग वाला। ब्रीदिंग सांस कैसे लेते हैं चाचा, वो तो बताओ। तो चलो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है। ब्रीदिंग, सपोज जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है ना, उसका एक पहले पाथवे समझ लो। पाथवे कैसे होता है कि हमारे सबसे पहले जब जहाँ सांस लेते हैं हम लोग, जो है ना, एयर हमारे अंदर घुसती है, तो ये नेजल कैविटी है, यहाँ से यहाँ पर नेजल चैम्बर होगा, नाक से हमने यहाँ पर हवा ली, यहाँ से जाएगा हमारे मुंह के पास, यहाँ पर फेरिंग्स होता है, ठीक है ना। फेरिंग्स से हमारे पास धीरे धीरे लैरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स हमारे वॉइस बॉक्स जिससे मेरी आवाज़ निकल रही है। लैरिंग्स के बाद हमारे पास जाएगा किसमें, ट्रैकिया। लंग्स मतलब यहीं से स्टार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब होती है, ट्रैकियल ट्यूब में होते हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग। कार्टिलेज मतलब क्या होता है भैया, हड्डी होती है। कार्टिलेज एक तरह से हड्डी होती है, लेकिन जैसे ये हड्डी हमारे शरीर की, इसको मोड़ सकता नहीं, कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिक
बोन कहे तो इलास्टिक बोन की तरह होते हैं, जैसे हमारे कान हो गए, मैं उनको मोड़ सकता हूँ उस तरह हमारे पास वो भी होते हैं, तो वो अपने आप मुड़ सकती हैं, ठीक है ना, किसी से ट्रैकियल रिंग्स होती है जो। ट्रैकियल रिंग से हमारे फर्दर निकलेगा लंग्स के अंदर क्या, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। ब्रोंक्यूल्स फर्दर जाके एंड में जो हमारे बड़े टिश्यू बचेगा वो होगा एल्वुलाई। एल्वुलाई मेन हमारे पास पाथ होगा या साइट होगी, ठीक है ना। साइट समझते हो ना, वो जगह जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। वहीं से जो हमारे पास जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उनमें एंडोथेलियम होता है और स्कीमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें याद रख लेना, बाद में बताऊंगा सीरियसली, ठीक है। तो वहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है ना। ये समझ गए तुमने पाथवे कि हमारे नेजल हमारे तो ये समझ गए ना कि सबसे पहले नोस्ट्रिल्स होंगे, नोस्ट्रिल्स के बाद हमारा नेजल पैसेज होगा, उसके बाद फेरिंग्स होगा, उसके बाद हमारे फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया के बाद हमारे ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे एल्वेलाई। तो ये पास याद रख लेना। अब भैया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फर्क समझाता तुमको, ये एक्चुअल में तुम्हें समझ आएगा, मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा 11th क्लास वाले को, ठीक है ना। अभी डालूंगा कुछ हफ्ते बाद, वीडियो देख लेना। तो इनहेलेशन कैसे होता है, ठीक है ना, जब मैंने सांस ली, यू कैन सी कि हमारा जो चेस्ट होगा वो हमारे ऐसे फूल जाएगा, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर इधर नीचे वाले पोर्शन में होता है डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन टाइप होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा डोम शेप बोलते हैं, इसे सी शेप में होगा, मतलब, ठीक है ना। ये नॉर्मल पोजिशन पे ऐसे रहेगा, ठीक है। जब हम इनहेलेशन करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, जब मैं एक्सहेलेशन करूँगा वापस ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इस तरह वो अपनी शेप चेंज करते रहता है।